मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? सब ठीक, शानदार, जबरदस्त। चलिए, तो ये टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके पहले वाली टॉपिक हमारी थी फोटोसिंथेसिस, 1 स्लॉट वीडियो थी, मतलब फोटोसिंथेसिस ए फूड स्टोरी, जिसे आपने काफ़ी अच्छा लाइक किया है और अबाउट 1 वीक में हम लोग 200 व्यूअर्स कंप्लीट किए हैं एंड देन आफ्टर वी कंप्लीटेड 1000 मिनट्स इन द 1 वीक। उस वीडियो पे 1 वीक में 1000 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं और 200 व्यूअर्स प्लस हम लोग चल रहे हैं, अबाउट 225 के करीब में ये वीडियो शूट होने से पहले वहाँ पे हो चुका है। तो इसके लिए आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की उतनी लंबी स्टोरी को आपने वॉच किया। चलिए, 1 स्लॉट वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप 20 मिनट्स का या 5 मिनट्स का या 3 मिनट्स का जो वीडियो देखते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं और वो वीडियोस आप एक एक टॉपिक के लिए वॉच करते हो। अब आपको एक टॉपिक कभी मिला, एक टॉपिक नहीं मिला, इस तरह से आपको क्या होता है, कंप्लीट आपको टॉपिक का नॉलेज आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन जब आपको 1 स्लॉट वीडियो दिए जाते हैं तो उसमें आपको एक वीडियोस में पूरे टॉपिक का क्या किया जाता है, कवर अप किया जाता है, लेकिन वो टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो आप ये चीज़ भी देखिए कि जो वीडियो छोटे छोटे टाइम के होते हैं वो वीडियोस उतने कंसेप्चुअल नहीं होते हैं। अगर आप फोटोसिंथेसिस के 1 घंटा का अगर आपने जो वीडियो देखा होगा और जो आपने फोटोसिंथेसिस का 5 या 10 मिनट्स का वीडियो देखा होगा, 20 मिनट्स का देखा होगा, उसके रिस्पेक्ट में मेरा 1 आवर का जो वीडियो था वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप आपका थॉट और मेरा थॉट दोनों मिल करके हम लोग अच्छे डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। और इस वीडियो के शूट होने से पहले अबाउट 472 व्यूअर्स पे, 72 सब्सक्राइबर पे हम लोग आगे लीड कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप और हम दोनों लोग मिल करके एक साथ जब काम करेंगे तो बिल्कुल अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज कॉल्ड हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्टोट्रॉपिक्स इज अ टाइप ऑफ ग्रीक वर्ड। हेक्टोट्रॉपिक क्या है? हेक्टोट्रॉपिक एक ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड्स के मिलने से क्या हुआ है, बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्ट्रोज मीन्स होता है अदर एंड द ट्रॉपी मीन्स होता है दैट इज कॉल्ड द न्यूरिशमेंट। मीन्स हेक्टोट्रॉपिक एक ग्रीक वर्ड है जो 2 ग्रीक वर्ड्स के मिलने से क्या हुआ है, बना हुआ है। हेक्ट्रोज मीन्स होता है दैट इज अदर एंड द ट्रॉपिक मीन्स होता है दैट इज कॉल्ड न्यूरिशमेंट। मीन्स इफ द टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द अदर, अगर फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया जाए, मीन्स अगर न्यूरिशमेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म से किया जाए, फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया जाए, तो ऐसे न्यूट्रिशन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। बट ये तो एक वर्ड से डिफाइन हुआ कि हेक्टो मीन्स हुआ है डिफरेंट एंड द ट्रॉपिक मीन्स क्या हुआ, न्यूरिशमेंट। मीन्स अगर फूड को दूसरे से लिया जाए तो वो हेक्टोट्रॉपिक है। बट हाउ कैन वी डिफाइन कैसे करेंगे कि हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो कहता है कि हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें कैसा न्यूट्रिशन होगा, इसमें फूड लिया जाएगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। अब इसी को थोड़ा सा अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दो। तो कहता है कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? तो देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। कहता है इट मीन्स इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या है? एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें स्पीसीज अपने फूड को दूसरे लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो दैट्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मींस यू विल बी से दैट इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहता है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स लिविंग, मतलब जो लिविंग है वो, ठीक है ना, जो सर्वाइवल है वो, और नॉन लिविंग मतलब क्या, डेड। मींस those mode of nutrition in which a species obtain their food from living or non-living components, that's nutrition is called the heterotropic mode of nutrition। अब उसी लिविंग और नॉन लिविंग को आप ऐसे भी बोल सकते हो, डेड और क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें स्पीसीज डिफरेंट जो स्पीसीज है जो लिविंग है या फिर क्या है, नॉन लिविंग है, उनसे अगर फूड को लेते हो तो ऐसे न्यूट्रिशन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड द ऑर्गेनिजम्स विच फॉलो दैट पार्ट, वैसे ऑर्गेनिज्म जो हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं, ऐसे स्पीसीज का नाम क्या होता है, तो दैट स्पीसीज इज कॉल्ड हेक्टोट्रॉपिक
हेक्टोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिम्स जो कि हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करते हैं उनका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड हेक्टोट्रॉप्स। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग दूसरे स्पीसीज पे डिपेंडेंट है, दूसरे ऑर्गेनिम्स पे डिपेंडेंट है, वो क्या है, लिविंग है। तो अगर हम दूसरे स्पीसीज पे डिपेंडेंट है तो हम क्या है, दैट्स आर द हेक्टोट्रॉप्स। एक काऊ क्या है, हेक्टोट्रॉप्स है। एक बुफेलो क्या है, हेक्टोट्रॉप्स है। एक डॉग क्या है, हेक्टोट्रॉप्स है। एक फंगस क्या है, हेक्टोट्रॉप्स है। तो वैसे ही स्पीसीज जो किसी दूसरे स्पीसीज पर फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, मींस जो हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं, तो ऐसे स्पीसीज का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड हेक्टोट्रॉप्स होता है। या चूंकि हेक्टोट्रॉप्स जो होते हैं वो जनरली प्रोड्यूसर पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो द स्पीसीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर, सो द हेक्टोट्रॉप्स इज आल्सो नोन एज द कंज्यूमर। ठीक है ना, क्योंकि हेक्टोट्रॉप्स जो है वो जनरली प्रोड्यूसर पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए हेक्टोट्रॉप्स को जनरली क्या कहा जाता है, कंज्यूमर भी कहा जाता है। अब कहते हैं कुछ एग्जांपल जान लीजिए हेक्टोट्रॉप्स का। तो कहते हैं हेक्टोट्रॉप्स का एग्जांपल जितने एनिमल्स के क्राइटेरिया है वो सारे आएंगे। अब एनिमल के क्राइटेरिया आपको पता है क्या होता है, एनिमल में आपका पोरीफेरा, निडेरिया, सिलोन्ट्रेटा, क्या पोरीफेरा, निडेरिया, सिलोन्ट्रेटा, आपका क्या प्लेटी हेलामेंथी, सस्कल हेलामेंथी, ऑर्थोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्माटा। ठीक है, ये सारी फैमिली आपका मैमिलिया से लेकर के पूरी जितनी फैमिली है एनिमिलिया की, वो सारी एनिमिलिया की फैमिली जनरली किसको फॉलो करती है, तो जनरली वो हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है। देन आफ्टर फंगस, पता ही है फंगस, जो फंगस होते हैं मशरूम वगैरह जो फॉलो करते हैं, ईस्ट होते हैं, वो भी क्या होता है, हेक्टोट्रॉप्स होते हैं। बैक्टीरिया जो है, जनरली बैक्टीरिया जो है उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। वो आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वहां वॉच करें। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया कीमो ऑटोट्रॉपिक में कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे सल्फर बैक्टीरिया हुआ, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हुआ, ठीक है ना, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये आपको क्या करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। बट जनरली 90% जो बैक्टीरिया होते हैं दैट्स डू द हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? तो फिर से मैं एक बार आपको डिस्कस कर देता हूं व्हाट अबाउट द हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन द अनदर ऑर्गेनिजम्स, विच ऑर्गेनिजम्स इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है ना, ये दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोल देंगे कि डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिजम्स विच आर बी लिविंग, नहीं नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। जो स्पीसीज ऐसा हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है वो स्पीसीज जिस स्पीसीज पे डिपेंडेंट है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। क्लियर? अब जो स्पीसीज ऐसा हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसका नाम क्या होता है, हेक्टोट्रॉप्स। उसी को दूसरे वर्ड में हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर। ठीक है, अब हम लोग छोटा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और किसमें, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। चूंकि हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट किया है इसलिए मैं आपको एक डिफरेंसेस दिखा देता हूं, व्हाट अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट अबाउट द हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंस से भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो चलिए, द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट फूड, पहला डिफरेंस क्रिएट हो जाता है किससे, फूड से। पहला डिफरेंस क्रिएट हो जाता है किससे, फूड से। कहता है क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, तो आपको पता है इन केस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दे विल बी नेवर डिपेंडेंट अपॉन द अनदर स्पीसीज। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने में किसी भी, ठीक है, ऐसे न्यूट्रिशन में कभी भी फूड के लिए स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मींस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैन्युफैक्चर देमसेल्फ, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फूड क्या होता है, खुद ब खुद वहां पे क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। जो उसके स्पीसीज होते हैं वो फूड का प्रिपरेशन खुद करते हैं। बट इन केस ऑफ फूड के अकॉर्डिंग हेक्टोट्रॉपिक में बात करते हैं तो ऑब्टेन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो स्पीसीज आते हैं वे अपने फूड के लिए दूसरे स्पीसीज पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। वे वहां से दूसरे स्पीसीज के थ्रू, वे लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू वहां से क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस इन केस ऑफ फूड। फूड के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो। तो ऑटोट्रॉपिक्स में जो स्पीसीज है वो फूड का मैन्युफैक्चरिंग देमसेल्फ अपने खुद करते हैं, लेकिन हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो स्पीसीज है वो फूड का न्यूट्रिशन अपना खुद नहीं करते हैं, वे दूसरे स्पीसीज के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप एक चीज ऐसे सोच करके देखो, जैसे आपको अगर अपने जाना है कहां पर, तो आपको कहीं अपने ट्रांसपोर्ट पे जाना है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपने बाइक से अपने खुद चल के चले जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दूसरे को डिपेंडेंट होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि वो आएंगे तो मैं उनके साथ क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो ये ऑटोट्रॉपिक वाला क्या है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपना खुद जाएगा, उसको किसी से मतलब नहीं है, अपना खुद अपना खाना खुद क्या कर लेगा, बना लेगा। हेक्टोट्रॉपिक क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, सोएंगे। ठीक है, सोएंगे क्या, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। चलिए,
सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड डिफरेंसेस क्या होने जा रहा है, तो सेकंड डिफरेंसेस द क्राइटेरिया इज दैट रॉ मटेरियल। दूसरा जो डिफरेंसेस का क्राइटेरिया होने जा रहा है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल। मतलब कि फूड के लिए कौन सा रॉ मटेरियल ऑटोट्रॉपिक में यूज किया जाता है और फूड का कौन सा मटेरियल हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए यूज किया जाता है। तो जनरली जानते हो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वाला रॉ मटेरियल होगा। सो द रॉ मटेरियल कितने होते हैं फोटोसिंथेसिस के, अगर आपने ठीक से वाच किया होगा तो देयर इज द टू रॉ मटेरियल CO2 एंड H2O। इसलिए आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का रॉ मटेरियल होगा CO2 एंड H2O। बट हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं है, क्योंकि यहाँ खाना रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, जिससे किस चीज को प्रिपेयर किया जाता है। और हेक्टोट्रॉप तो क्या करता है, बना बनाया खाने की आदत है, तो उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, रॉ मटेरियल वहां चाहिए ना जहां फूड को क्या किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। मैं अगर किसी कंपनी के लिए क्या करता हूं, प्रोडक्शन करता हूं, तो मेरे पास रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि मैं बना करके उसका प्रोडक्शन करता हूं। मैं कहीं से मंगाता हूं और उसको क्या कर देता हूं, बेच देता हूं। तो सेलिंग और प्रोडक्शन करने में अंतर है। दुकानदार बनाता नहीं है, दुकानदार क्या करता है, सेल करता है, तो रेडीमेड सामान को बेचता है। ठीक है ना। जैसे एक बात ऐसे समझो कि जैसे आपने कपड़ा लिया और सिलवा करके पहना, तो वहां पे क्या किया आपने, उसका सिलवाया, आपने प्रोडक्शन किया वहां पे। लेकिन अगर आप मार्केट में गए और मार्केट में जाकर के बोले कि मुझे भाई जींस और टी शर्ट दे दो या मुझे शर्ट और पैंट दे दो, तो वो क्या, दैट इज कॉल्ड रेडीमेड। आपको बना बनाया लेने का आदत है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स तो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स का कंडीशन ये है कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए। सो दे आर हैविंग द रॉ मटेरियल इज CO2 and H2O। बट इन केस ऑफ हेक्टोट्रॉप्स नो रॉ मटेरियल, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्टार लगा देते हैं, नो रॉ मटेरियल। यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किसी प्रकार का कोई भी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। बिना रॉ मटेरियल के क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा बना करके दे देगा, हम क्या कर लेंगे, चुपचाप उसको खा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एनर्जी पे आते हैं। क्या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनर्जी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई, आपको पता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एनर्जी से ही तो चलता है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलेगा ही नहीं। कहता है क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो आपका एनर्जी सोर्सेस होते हैं वो वहां पे यूज किया जाता है सनलाइट और किसको, केमिकल एनर्जी को। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि हमारा हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की कोई हमें जरूरत नहीं है। कहता है क्यों नहीं चाहिए हमें भाई एनर्जी, इसलिए नहीं चाहिए कि हमको फूड प्रिपेयर ही नहीं करना है। तो हमें क्या होगा, हमें फिर एनर्जी कहां से मिलेगी, हम जो फूड करेंगे हमें वहीं से क्या हो जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमें अपने खाने से मिल जाएगा, हमें कोई बाहरी एनर्जी नहीं चाहिए। हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दैट क्लोरोफिल। चलिए क्लोरोफिल पे आते हैं। क्लोरोफिल की क्या क्राइटेरिया होने वाली है, क्लोरोफिल की क्राइटेरिया ये होने वाली है कि भाई फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एनर्जी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और साथ साथ में क्लोरोफिल भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसलिए फोटो ऑटोट्रॉपिक मींस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अकॉर्डिंग टू क्लोरोफिल अगर डिवाइड करें तो क्लोरोफिल ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होगा। लेकिन हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी तो यूकैरियोटिक सेल का क्या है, एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में कभी देखे हो कि एनिमल सेल में कभी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता हो। जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल कहां से होगा, ठीक है ना। तो हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है, ठीक है। डाइजेशन पे आते हैं। क्या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन होता है? कभी सुने वो खाना कभी पौधा पचाता है क्या? ठीक है ना, डाइजेशन नहीं होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन नहीं होता है। वो डायरेक्टली अपने लिए क्या करता है, स्टोर करके फूड को ले लेता है, जब जब जरूरत पड़ती है वो डायरेक्ट उसे बिना डाइजेस्ट किए उसे एनर्जी में क्या करता है, यूज करता है। तो इन केस ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन नहीं होता है। ओनली इन केस ऑफ हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डाइजेशन होता है। हम बिना खाए बिना पचाए कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर खाना अगर नहीं पचता है ना जिस दिन पेट में, उस दिन पेट में क्या हो जाता है, गैस बन जाता है।
ठीक है ना। तो आपको डाइजेशन करना है, आप हेक्टोट्रॉप्स हो तो आपको डाइजेशन करना है। तो हम लोग में डाइजेशन होता है, बट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन नहीं होता है। आगे आते हैं इकोलॉजिकल स्टेटस, मतलब कि इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मतलब कि आपका जो भी आपके प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो स्पीसीज होते हैं, मतलब ये इन्वायरमेंट में जितने स्पीसीज हैं उनको अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो उसी का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो इकोलॉजिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर, और जो हेक्टोट्रॉप्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दैट्स नोन एज द कंज्यूमर। तो अबाउट 6 डिफरेंसेस हो गए। पहला डिफरेंस हुआ कि अकॉर्डिंग टू फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स में फूड प्रिपेयर होगा, हेक्टोट्रॉप्स में फूड प्रिपेयर नहीं होगा। रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग CO2 H2 यूज होगा, लेकिन आपके हेक्टोट्रॉप्स में ऐसा कुछ कहानी नहीं होगा। एनर्जी के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज चाहिए, ऑटोट्रॉप्स में सनलाइट चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए, बट हेक्टोट्रॉप्स में कोई भी आपका एनर्जी सोर्सेज नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफिल ऑटोट्रॉप्स में चाहिए, लेकिन हेक्टोट्रॉप्स में कोई आपको क्लोरोफिल नहीं चाहिए। डाइजेशन नहीं चाहिए ऑटोट्रॉप्स में, हेक्टोट्रॉप्स में डाइजेशन चाहिए। इकोलॉजिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपके जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूसर हैं, हेक्टोट्रॉप्स क्या हैं, कंज्यूमर है। इसके अलावा एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में आपको पता है कि जनरली ऑटोट्रॉपिक्स वाले कौन से होते हैं। जिन लोगों ने भी पूरा वीडियोस देखा है वो जानते हैं ऑटोट्रॉप्स कौन से होंगे, ग्रीन प्लांट्स होंगे, कुछ क्या होंगे, बैक्टीरियाज भी होंगे। लेकिन हेक्टोट्रॉप्स में कौन से होंगे, जितने सारे एनिमल्स होंगे वो आ जाएंगे, जो फंगी होंगे वो होंगे, जो प्रोटिस्टा होगा वो होगा, और क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। So that is the difference between the autotrophic nutrition and also the heterotropic nutrition. Now comes that अब हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था कि हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो स्पीसीज थे वो अलग अलग तरह के सोर्सेज से क्या करते थे, फूड को लेते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो स्पीसीज हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी फूड को ले सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी क्या कर सकते हैं, फूड को ले सकते हैं, मतलब डेड स्पीसीज से भी क्या कर सकते हैं, फूड को ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये सोच सकते हो कि हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो स्पीसीज हैं वो अपने फूड को लेने के लिए अलग अलग सोर्सेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो कितने सोर्सेज का यूज करते हैं, जनरली 3 सोर्सेज का अपने फूड के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। कौन, हेक्टोट्रॉप्स। मींस हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो स्पीसीज है वो 3 डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू अपने फूड को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इसलिए हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जनरली 3 पार्ट्स में क्या किया गया, बांटा गया। दैट इज कॉल्ड द सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज दैट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो 3 डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज दैट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक इज ऑल्सो ए वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक भी एक ग्रीक का वर्ड है जिसमें सैप्रो मीन्स होता है, सैप्रोज मीन्स होता है दैट इज कॉल्ड रोटेन, एंड द ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, मीन्स न्यूरिशमेंट। मीन्स सैप्रोट्रॉपिक को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए तो सैप्रो मीन्स होता है दैट इज कॉल्ड रोटेन, एंड ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरिशमेंट। मीन्स अगर फूड को रोटेन चीजों से, मतलब सड़े गले चीजों से अगर फूड को लिया जाता हो, फूड को ऑब्टेन किया जाता हो, तो ऐसे न्यूट्रिशन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बट हाउ कैन वी डिफाइन दैट, तो इजी है, कहता है कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें स्पीसीज सड़े गले मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो, तो दैट्स मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसा न्यूट्रिशन जिसमें स्पीसीज अपने फूड को रोटेन पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो। अब रोटेन पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या आ जाएगा, तो सड़ी हुई क्या पत्तियां, जैसे रोटेन लीव्स हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि वो कैसे लेते हैं, तो दे कैन ऑब्टेन फ्रॉम द रोटेन लीव्स, सड़े गले लीव्स से अपना फूड ले सकते हैं स्पीसीज, सड़े गले स्टेम से ले सकते हैं, डेड एनिमल से ले सकते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट जो आपके घर से सड़े गले जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वहां से ये क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। मीन्स the species which can do that type of nutrition, this is called saprotrophs and decomposer। और जैसे हेक्टोट्रॉपिक करने वाले न्यूट्रिशन के स्पीसीज का नाम क्या होता है, हेक्टोट्रॉप्स होता है, वैसे ही जो स्पीसीज
डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, जो स्पीसीज आपका सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं, ऐसे स्पीसीज का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। और चूंकि ये डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, उसको डिग्रेडेट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स एंड ऑल्सो नोन एज द डिकम्पोजर। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, इन्हें या तो सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर भी कहा जाता है। ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो जितने फंगस जनरली होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो सारे डिकम्पोजर होते हैं। जैसे आपका मशरूम जो आप खाने के लिए यूज करते हो, वो जनरली एक प्रकार का क्या होता है, सैप्रोफाइट्स होता है, डिकम्पोजर होता है। मशरूम आप जानते हो क्या होता है, एज ए अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसमें आपके मशरूम आपके आसपास के घरों के पीछे पाए जाते हैं, वो अमानिटा होता है। दो तरह के मशरूम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एगेरिकस एंड द अमानिटा। एगेरिकस इज द टाइप ऑफ मशरूम विच इज द एडिबल मशरूम विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एगेरिकस जो होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा क्या होता है, मशरूम होता है, जिसे हम लोग अपने खाने के लिए अपने घरों में क्या करते, उगाते हैं। ठीक है, जो आपके सड़े गले, जो आपके जो हसेस होते हैं, मतलब सड़े गले भूसे जो होते हैं, उस पे उसे क्या किया जाता है, उसकी फार्मिंग की जाती है मशरूम की, वो एगेरिकस होता है जो हम लोग अपने घर में खाते हैं। लेकिन घरों के पीछे जो आप मशरूम की तरह का जो ऑब्जेक्ट देखते हो, मशरूम की तरह का जो स्पीसीज देखते हो, वो भी मशरूम ही है, बट दैट इज द पॉइजनस मशरूम विच इज कॉल्ड अमानिटा। अमानिटा नहीं खाने के लिए यूज किया जाता है, एगेरिकस को खाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसलिए मशरूम भी डेड एंड डिकेइंग मैटर, देखोगे लकड़ी उकड़ी के ऊपर क्या होते हैं, निकलते रहते हैं, जो कि सड़े गए लकड़ियां होती है वहां जनरल निकलते हैं। तो मशरूम एक तरह का क्या है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर, सैप्रोफाइट्स है। इसके अलावा मोल्ड्स जो होते हैं, मोल्ड्स इज द टाइप ऑफ ए फंगस विच आर बी सीन इन केस ऑफ द रस्ट फंगस। जैसे आप देखोगे कि जो आप ब्रेड्स वगैरह रखते हो, ब्रेड्स को अगर आप मॉइस्चर वगैरह में छोड़ देते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, दैट्स आर नोन एज द मोल्ड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, मोल्ड्स कहते हैं। ब्रेड मोल्ड्स से बोला भी जाता है। ब्लैक कलर के स्पॉट्स क्रिएट होते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट्स क्रिएट होते हैं, दैट्स आर नोन एज द क्या, दैट्स आर नोन एज द मोल्ड्स और द ब्रेड मोल्ड्स विच आर गुड डिकम्पोजर, जो एक अच्छे क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। इसके अलावा ईस्ट होता है, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ ऑल्सो ए फंगस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द फूड एंड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ईस्ट एक तरह का क्या होता है, फंगस होता है, जो जनरली अलग अलग कामों में यूज किया जाता है। जैसे आपको पता है ईस्ट का यूज ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने के लिए किया जाता है, डोसा इडली सांबर को थोड़ा सा क्या, डोसा इडली सांबर को स्पॉन्जी क्रिएट करने में वहां पे यूज किया जाता है, या फिर आपको अल्कोहल के प्रिपरेशन करने में ईस्ट का यूज किया, क्योंकि ये शुगर सब्सटेंस का क्या करता है, डिकम्पोज करता है, उसे सड़ाता है। तो मीन्स ये अच्छा एक क्या है, डिकम्पोजर है। ईस्ट हमारा हेल्प भी करता है और नुकसान भी करता है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि डिकम्पोजिशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन योर फूड विल बी कन्वर्टेड इनटू द कम्स द बैड स्मेल विच इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब आपको मैं क्लास 10th का रेंसिडिटी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके फूड का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, फूड को डिग्रेडेट कर देते हैं, उसके फैटी फूड को डिग्रेडेट कर देते हैं, एंड देन आफ्टर कन्वर्टेड इनटू द बैड स्मेल कम्स फ्रॉम द फूड एंड दिस इज कॉल्ड द क्या, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मीन्स डिकम्पोजिशन कौन कराता है, बैक्टीरिया कराता है। इसके अलावा द फंगस एंड ऑल्सो द बैक्टीरिया इज नोन एज द स्कैवेंजर ऑफ आवर एनवायरमेंट। काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि आपके फंगस और डिकम्पोजर्स को जनरली स्कैवेंजर ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है। कहता है क्यों स्कैवेंजर, बिकॉज स्कैवेंजर का काम क्या होता है, स्कैवेंजर वर्क एज द ईट द डेड एनिमल्स। ठीक है, स्कैवेंजर क्या करते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं। जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड ऑल्सो द फंगस ईट द क्या, दोज एनिमल्स विच आर बी डेड फॉर द लॉन्ग टाइम। जैसे कि आपके जो स्कैवेंजर से जैकल वगैरह है, वो सड़े, वो क्या करते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं। वैसे ही आपके बैक्टीरिया जो है वो आपके इन्वायरमेंट के वे सभी चीजों को खाते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। सो दैट्स आर वर्क एज ए स्कैवेंजर ऑफ आवर इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो नोन एज द फ्रेंड फॉर आवर इन्वायरमेंट। इसे इन्वायरमेंट का दोस्त भी कहा जाता है फंगस को या फिर डिकम्पोजर को, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं,
क्लीन करते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप देखते हो कि कोई एनिमल्स मर गया है तो उसे धीरे 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 बैक्टीरिया उसे क्या करता है, डिग्रेडेट करके खा जाता है। तो अगर वो एनिमल्स वहीं पे पड़ा रहता है तो वहां से क्या होता है, काफी सारे वहां से क्या होते हैं, वायरस क्रिएट होते और वैसे कुछ ऐसे डिजीज क्रिएट होते जिसके थ्रू आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते या फिर इन्वायरमेंट को क्या करते, पॉल्यूट करते। तो इस तरह से जो आपके वायरस, जो आपके डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ये उन्हें क्या करते हैं, खाते हैं, डिग्रेडेट करते हैं एंड दे कैन क्लीन आवर इन्वायरमेंट। सो दिस इज आर नोन एज द friend for our environment, scavenger of the environment. Clear? So that is the topic which is related with the saprophytic mode of nutrition. Clear? Now अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि and which type of digestion will be takes in सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो हमें पता चला कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाया जाता है। कौन खाता है, तो डिकम्पोजर खाता है। कहता है कि डिकम्पोजर कौन कौन है, तो बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सारे क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, ये सारी बातें हुई कि आपको डिकम्पोजर इन्वायरमेंट का फ्रेंड है, स्कैवेंजर ऑफ इन्वायरमेंट है। क्लियर हो गया ये सारी। बट व्हाट अबाउट, चूंकि ये हेक्टोट्रॉप्स है ना, हेक्टोट्रॉप्स में क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो इसमें भी क्या होता होगा, डाइजेशन होता होगा। बट व्हाट अबाउट देयर डाइजेशन इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। सैप्रोफाइट में होता कैसा है न्यूट्रिशन, क्या सैप्रोफाइट खाने को बाहर ही पचा लेते हैं और फिर उसे डायरेक्टली यूज कर लेते हैं या फिर बॉडी के अंदर ले जाकर के उसे यूज करते हैं। तो इसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके सामने आ रहा हूं जिसमें आप आपके साथ देखेंगे व्हाट अबाउट द डाइजेशन इन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिम्स कैसे अपने न्यूट्रिशन को करते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया कि दे विल बी ऑब्टेन देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, हमें यहां पे बात करनी है सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हाउ कैन डाइजेस्ट देयर फूड। फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे वे अपने फूड को प्रॉपर डिग्रेडेट कर पाते हैं, ये क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउ कैन दे डाइजेस्ट देयर फूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन नेवर बी डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी। ये दिमाग में रखिएगा कि कभी भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स मीन सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स, दे कैन नेवर बी डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी। वे कभी भी अपना फूड का डाइजेशन अपने बॉडी सरफेस के अंदर नहीं करते। जैसे हम लोग अपना फूड का डाइजेशन कहां करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। तो वैसे सैप्रोफाइट जो होते हैं अपने फूड का डाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं करते। दे विल बी डाइजेस्ट देयर बॉडी, दे विल बी डाइजेस्ट देयर फूड एक्सटर्नल ऑफ देयर बॉडी। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं दे कैन डाइजेस्ट देयर ऑर्गेनिज्म, दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड आउटसाइड द बॉडी। अपने बॉडी से क्या करते हैं, बाहर ही करते हैं। मींस दे कैन डू देयर न्यूट्रिशन, दे कैन डू देयर डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डाइजेशन। ये अपने डाइजेशन को जिसके थ्रू करते हैं उस डाइजेशन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डाइजेशन। मतलब कि ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं करते हैं, बॉडी से क्या करते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं। बट करते कैसे हैं डाइजेस्ट, ये क्लियर हुआ कि डाइजेशन तो होता है बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है। बट कैसे होता है एक्सटर्नल डाइजेशन, तो देखिए मैंने क्या बताया है। कहता है कि डाइजेशन ऐसे होता है, दे कैन रिलीज देयर डाइजेस्टिव एंजाइम। ये करते क्या है कि अपने बॉडी से पहले ही क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। एंड दे कैन रिलीज देयर डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन देयर डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। और जिसे खाना होता है उसके बॉडी के ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, उसके ऊपर फेंक देते हैं। नाउ दिस डाइजेस्टिव एंजाइम डिग्रेडेट देयर फूड। अब डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है, अब डाइजेस्टिव एंजाइम का काम होता है कि उस फूड को क्या करना, डिग्रेडेट करना, उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपल और सॉल्युबल पार्ट में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। देन आफ्टर दीज ऑर्गेनिजम्स विल बी, क्या करते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स विल बी कन्वर्टेड, दैट दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी इजिली बी एब्जॉर्ब दैट फूड। और फिर ये स्पीसीज क्या करते हैं कि जो फूड सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है उस फूड को क्या करते हैं, दे कैन इजिली बी एब्जॉर्ब। ये क्या कर लेते हैं, आसानी से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपने बॉडी सरफेस से इजिली अपने फूड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे अपने न्यूट्रिशन को ये क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स हाउ कैन दे डाइजेस्ट इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेक्रीट देयर एंजाइम ऑन देयर फूड। सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन को करने के लिए अपने एंजाइम को, जिस चीज को खाना होता है, उस डेड एंड डिकाइंग मैटर पे क्या करते हैं, डालते हैं।
देन आफ्टर दीज एंजाइम डिग्रेडेट देयर फूड, अब ये एंजाइम उसे डिग्रेडेट करेंगे, डिग्रेडेट करने के बाद दैट्स फूड विल कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस लाइक बैक्टीरिया एब्जॉर्ब देयर फूड, अब ये क्या करेंगे, उस फूड के अंदर के जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे सारे न्यूट्रिएंट्स को ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे, चूस लेंगे, एंड दैट्स इज द न्यूट्रिशन, दैट्स इज द डाइजेशन। ऐसे इनका क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा, ऐसे इनका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो मीन्स आपके जितने भी फंगस होते हैं वो इसी तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऐसे ही एक्सटर्नल डाइजेशन को फॉलो करते हैं, जो आपके ईस्ट है वो भी ऐसे ही एक्सटर्नल डाइजेशन को फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि ये तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है जो कि आपको क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। क्या कुछ एनिमल्स भी होते हैं क्या जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हो, मीन्स कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो एनिमल्स ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल डाइजेशन के पाथवे को फॉलो करते हो। कहते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं जो सेम ऐसे ही क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, दे विल आल्सो डू देयर डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं जो अपना डाइजेशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही करते हैं, और वो कैसे करते हैं, तो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर निकाल के ही करते हैं, मतलब एक्सटर्नल डाइजेशन के थ्रू ही करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, रेड अलर्ट एरिया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। रेड अलर्ट एरिया में मैं उस एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो एनिमल्स एक्सटर्नल डाइजेशन को करते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स मैं आपके सामने नाम रख रहा हूं, आप उसे देखे भी हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द एनिमल्स इज दैट स्पाइडरमैन। फिल्म आपने देखा है स्पाइडरमैन, तो वो स्पाइडर नहीं, आपके घर में जो स्पाइडर होते हैं वो एक्सटर्नल डाइजेशन को करते हैं। इसके अलावा जो हाउस फ्लाई जो है, जो मक्खियां आपके घर में बैठती हैं, बन बनाती रहती हैं मक्खियां, वो भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन को ही करती हैं। कहता है कैसे करती हैं, तो देखिएगा जो आपके स्पाइडर्स होते हैं वो स्पाइडर्स के पास अपना क्या होता है, एक छोटा सा उनका जाल होता है। स्पीसीज उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं। फंसने के बाद से स्पाइडर उसके ऊपर क्या कर देता है, स्पाइडर जब वो मर जाते हैं या फिर उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं, वो क्या करता है, स्पाइडर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को उसके ऊपर क्या कर देता है, डाल देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम को स्पाइडर अपने माउथ के थ्रू से क्या कर देता है, उस बॉडी के सरफेस के ऊपर डाल देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम उसके शरीर पर जाने के बाद वे स्पीसीज क्या कर जाते हैं, धीरे धीरे डिग्रेडेट होते जाते हैं। डिग्रेडेट होने के बाद स्पाइडर आराम से डाइजेस्टिव एंजाइम को उसके बॉडी सरफेस पे क्या करता रहता है, मिक्स करते रहता है। जैसे आप देखोगे कभी स्पाइडर को, तो अपने पैरों से अपने प्रे को, अपने फूड को क्या करता रहता है, मिलाते रहता है, हिलाते रहता है। आपको लगता है कि उसके साथ खेल रहा है, उसके साथ खेलता नहीं है, वो उसके ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है, मिक्स करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम मिलने से उसकी बॉडी सरफेस क्या होती जाती है, डिग्रेडेट होती जाती है, सड़ती जाती है, और सड़ने के बाद देयर फूड इज, मतलब दैट बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। अब वो जो प्रे था जिसे स्पाइडर को खाना था, अब वो फूड सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में क्या हो चुका होता है, कन्वर्ट हो चुका है। देन आफ्टर स्पाइडर सक देयर न्यूट्रिएंट, अब स्पाइडर क्या करता है, उस जानवर के अंदर से जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबको क्या कर जाता है, सूख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि सैप्रोफाइट्स करते थे। मीन्स दे कैन ऑल्सो देयर डाइजेशन एक्सटर्नल द बॉडी। ये क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन बॉडी के क्या कर रहा है, आउटर सरफेस पे ही कर ले रहा है, बॉडी से बाहर ही क्या कर ले रहा है, कंप्लीट कर रहा है। That is called external digestion, and this is also a type of a saprophytic nutrition in which not be in case of a microorganisms, they can be take place in animal, and this nutrition in which they can do that type of nutrition that is called the saprozoic nutrition। ठीक है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जानवरों में क्या होता हो, ऐसा न्यूट्रिशन होता हो, कौन सा, सैप्रोफाइटिक के तरह का ही अगर एनिमलों में न्यूट्रिशन होता हो तो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है, क्योंकि जोइक मीन्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एनिमल, एंड सैप्रो मीन्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रोटेन। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है कि चूंकि एनिमल्स में ऐसा न्यूट्रिशन होता है, सो दैट इज कॉल्ड सैप्रोजोइक। सैप्रो मीन्स होता है रोटेन, एंड द जोइक मीन्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द एनिमल। So these are the two animals which can do also the saprophytic mode of nutrition, and this type of nutrition which is follow in case of animals, so this is called saprozoic nutrition. Now the next topic we will comes that parasitic nutrition। चलिए काफी इंपॉर्टेंट बात मैं करना शुरू कर रहा हूं, अगला न्यूट्रिशन का टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अबाउट द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, कहता है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें स्पीसीज जो होते हैं, जो स्पीसीज जिन्हें फूड चाहिए, वे किसी दूसरे लिविंग स्पीसीज के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक से सुनिएगा,
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें मान लो कि एक स्पीसीज है तो ये क्या करेगा, दूसरे लिविंग स्पीसीज पे डिपेंड करेगा, ना कि नॉन लिविंग। इसके पहले क्या था, नॉन लिविंग स्पीसीज था, डेड स्पीसीज था, उसके ऊपर डिपेंड था। यहां पे क्या होगा, ये जो स्पीसीज है दूसरे लिविंग स्पीसीज के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ये क्या करेगा, ये स्पीसीज दूसरे लिविंग स्पीसीज के, ठीक है ना, बॉडी सरफेस के ऊपर भी रह सकता है, बॉडी सरफेस के अंदर भी क्या कर सकता है, रह सकता है। बट ये इसी लिविंग ऑर्गेनिम्स के बॉडी के अंदर ही क्या करेगा, रहेगा, या तो बॉडी के आउटसाइड रहे या बॉडी के इनसाइड रहे। एंड दे कैन ऑब्टेन देयर फूड, और अपने फूड को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। एंड ऑल्सो द हार्म दैट स्पीसीज, और जिस पे डिपेंडेंट होगा, जैसे इस पे डिपेंडेंट है तो इसी को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। दैट्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के बॉडी पे क्या हो, डिपेंडेंट हो, वो स्पीसीज लिविंग होनी चाहिए, या तो वो बॉडी के आउटसाइड रहे या बॉडी के इनसाइड रहे। एंड दे कैन ऑब्टेन देयर फूड, और फिर अपने फूड को ऑब्टेन करे। एंड ऑल्सो दे आर हार्म देम, और उसे उल्टे में क्या करे, नुकसान करे। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो चलिए देखिए मैंने कैसे इसका डिस्कशन किया है। कहता है इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक न्यूट्रिशन का क्या है, टाइप है, इन विच द ऑर्गेनिम्स लिव इन और इनसाइड द, इन विच द ऑर्गेनिम्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी। कहता है कि इसमें स्पीसीज क्या करेंगे, लिव ऑन, लिव ऑन, यही इंपॉर्टेंट है। लिव ऑन मतलब वो उस स्पीसीज के ऊपर भी रह सकता है और इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स, या फिर जो स्पीसीज फूड के लिए आया है वो या तो दूसरे स्पीसीज के बॉडी के ऊपर आ सकता है या इनसाइड द बॉडी, या फिर उस स्पीसीज बॉडी के अंदर आ सकता है। क्या करने के लिए, फॉर ऑब्टेन देयर फूड, किस काम के लिए, फॉर ऑब्टेन देयर फूड, फूड के लिए। एंड ऑल्सो हार्म देम, और उल्टे में उसको क्या करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। तो दैट्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे न्यूट्रिशन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन से होते हैं स्पीसीज जो ऐसा न्यूट्रिशन करते हैं, प्लाज्मोडियम, आपको पता है प्लाज्मोडियम इज द टाइप ऑफ ए प्रोटोजोआ which brings by the help of a mosquito। प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है जो बैक्टीरिया जो क्या करता है, मॉस्किटो के काटने के थ्रू हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर क्या कर जाता है, चला जाता है। एंड दैट्स प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, दैट्स प्लाज्मोडियम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग द डिजीज विच इज कॉल्ड द मलेरिया। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम मनुष्य के बॉडी के अंदर जाता है कब, जब कोई मच्छर काटता है, मच्छर काटने के द्वारा ये प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर चला जाता है, हमारे ही ब्लड के का यूज करता है क्या करने के लिए, अपने न्यूरिशमेंट करने के लिए, अपने खाने के लिए, और उल्टे में यही प्लाज्मोडियम हमारे अंदर एक बीमारी भी डाल देता है, दैट इज कॉल्ड द मलेरिया। सो दैट कैन से दैट प्लाज्मोडियम कैसा न्यूट्रिशन कर रहा है, तो हम लिविंग है तो लिविंग पे बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, हमसे ही फूड ले रहा है, हमको ही नुकसान कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा लीचेज होते हैं, लीचेज जानते हो जिसको हम लोग गाँव में जोंक कहते हैं। ठीक है ना, लीचेज जो होते हैं आप देखे भी होंगे, लीचेज जो भैंसे या फिर जो जानवर जो होते हैं जो पानी के अंदर चले जाते हैं, या फिर कभी कभी आप लोग मछली उछली के लिए जाते होंगे। हम लोग गाँव में रहते हैं तो पहले जब छोटे छोटे थे तो हम लोग जाते थे, तो ऐसा हमने बहुत बार देखा है, हमारे तो पैरों में भी पकड़ा हुआ है। खेतों में हम लोग जब जाते हैं तो वहां से हम लोग देखते हैं कि लीचेस कैसे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, काफी मॉइस्चराइज सरफेस वाले होते हैं, और ये इनके पास सकिंग क्या होता है, ऑर्गन होता है, और सकिंग ऑर्गन के थ्रू क्या करते हैं, आपके फूड को लेते हैं। तो ये लीचेज आपके पैर पे क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, एंड दे कैन बी रैप्चर देयर स्किन, या आपके स्किन को क्या करते हैं, रैप्चर करते हैं, ऑब्टेन देयर फूड, खून को ले लेते हैं। एंड ऑल्सो दे विल बी क्रिएटेड देयर उंड, और उल्टे में आपको क्या कर देते हैं, घाव दे देते हैं, छोटे छोटे उंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन भी कर देते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसके अलावा बेड बग होते हैं, बेड बग जानते होंगे शायद आप, बेड बग मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, तुम लोग टूट जाओ, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो बेड बग्स जो होते हैं, ये बेड बग्स पता नहीं आपको पता है या नहीं, बेड बग्स मतलब होता है जिसको हम लोग खटमल कहते हैं। तो बेड बग्स भी क्या होते हैं, बेड बग्स भी अच्छे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और जिसे हम खटमल कहते हैं। ये भी हमें क्या करते हैं, हमारा फूड लेते हैं, हमारे ब्लड को लेते हैं, और उल्टे में हमें क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा मॉस्किटो, ये आपको पता है बिना मच्छर के कभी रात हो ही नहीं सकती है, तो ये भी अच्छे पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा कसकुट्टा एक होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ ए प्लांट विच इज कॉल्ड कसकुट्टा। ठीक है, कसकुट्टा एक प्लांट होता है, और ये कसकुट्टा प्लांट जनरली प्लांट के सेड पे पाए जाते हैं। जैसे प्लांट का स्टेम हो गया, और स्टेम के ऊपर भी क्या होते हैं, पेड़ निकल जाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट के
ठीक है ना। जैसे प्लांट का स्टेम हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा भी इसे अगर सॉइल और मॉइस्चर मिल जाएगा, ये तुरंत यहाँ पे आकर के गिर जाता है, यहाँ पे उसका फॉर्मेशन हो जाता है कसकुट्टा का। और ये क्या करता है कि अपने पेनिंग जो इसके रूट्स होते हैं, ये इस स्टेम के जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अपने रूट्स को कनेक्ट कर लेता है और वहां से अपना क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है, खाना खाता है। और इससे उस प्लांट को कोई फायदा नहीं होता है, उल्टे में उसका क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि उसका फूड प्रॉपर उसको नहीं मिल पाता है। तो ये सारे दीज आर नोन एज द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक प्लाज्मोडियम हो गया, या फिर आपके लीचेज हो गए, बेड बग्स हो गए, ठीक है, कसकुट्टा हो गया। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स फॉर द क्या, दीज आर ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो सारे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के क्या हुए, स्पीसीज है जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। कहता है कि जो स्पीसीज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो कहता है कि द स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन व्हिच इज कॉल्ड पैरासाइट। जो स्पीसीज ऐसा न्यूट्रिशन करते हैं, कौन सा, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो करते हैं। जैसे आपका प्लाज्मोडियम क्या करता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है। तो जो स्पीसीज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब जो स्पीसीज हमसे खाना खाने के लिए आते हैं, मतलब हमारे फूड को लेने के लिए आते हैं, हम ही से खाना लेने के लिए आते हैं और हमको नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, तो जो स्पीसीज ऐसा करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरासाइट्स कहेंगे। जैसे आपका मॉस्किटो एक पैरासाइट्स हुआ, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट्स हुआ, मॉस्किटो या फिर लीचेज जो हुआ एक पैरासाइट्स हुआ, ठीक है ना। या फिर आपका अमरबेल जो हुआ वो क्या हुआ, पैरासाइट्स हुआ। तो जो स्पीसीज ऐसा करते हैं, कौन सा, तो जो स्पीसीज जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट्स। एंड द स्पीसीज ऑन विच दे डिपेंड, और जिसपे ये फूड के लिए डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द होस्ट। जैसे ऐसे समझो, मैं क्लियर आपको बता रहा हूं कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, प्लाज्मोडियम इज द प्रोटोजोआ व्हिच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड। जैसे एक ऐसे एग्जांपल से समझो कि आपके बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम गया, तो प्लाज्मोडियम आपके बॉडी के अंदर चला गया, प्लाज्मोडियम आपके बॉडी के अंदर गया और आपसे क्या कर रहा है, फूड ले रहा है। तो जो प्लाज्मोडियम होगा वो क्या कर रहा है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कर रहा है। तो वो प्लाज्मोडियम क्या होगा, वो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या होगा, पैरासाइट्स होगा। और चूंकि आपसे वो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, सो यू आर बी होस्ट फॉर दैट। इसलिए आप क्या होंगे, होस्ट होंगे, और वो क्या होगा, पैरासाइट्स होगा। क्लियर हो गया। इसको मैंने एक डायग्राम से भी आपको क्लियर कर दिया है। जैसे प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम को लेकर के कौन आता है, तो प्लाज्मोडियम को लेकर के कौन आता है, दैट इज कॉल्ड मॉस्किटो। तो जो स्पीसीज या जो ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स को लेकर के आते हैं दैट इज कॉल्ड वेक्टर। जो स्पीसीज पैरासाइट को लेकर के आते हैं दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो मॉस्किटो एक तरह का क्या है, वेक्टर है, ठीक है ना। अब प्लाज्मोडियम क्या करता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करता है, सो दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। अब प्लाज्मोडियम किससे फूड लेता है, तो ह्यूमन से लेता है, सो दिस ह्यूमन इज कॉल्ड नोन एज द होस्ट। तो 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। पैरासाइट को जो लेकर के आया दैट इज कॉल्ड वेक्टर, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसने किया वो पैरासाइट से, और जिसके बॉडी सरफेस के अंदर से वो अपना फूड ले रहा है दैट इज कॉल्ड द होस्ट। क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके अगले पार्ट में अभी हम चर्चा करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स टाइप ऑफ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कौन कौन से प्रॉपर टाइप्स होते हैं उसका मैं आपके अगले टॉपिक में डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि लोकेशन के अकॉर्डिंग भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, इक्टो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इंडो पैरासाइट। मतलब पैरासाइट भी 2 तरह के होते हैं, एक बॉडी सरफेस से बाहर आने वाले और एक बॉडी सरफेस के अंदर आने वाले। तो बाहर आने वाले को क्या बोलेंगे और अंदर आने वाले को क्या बोलेंगे, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पैरासाइट। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखा था अभी जस्ट कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो जिस बॉडी पे डिपेंड होते हैं उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है, होस्ट से अपने फूड को लेते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें अभी जस्ट हुई। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो आपके पैरासाइट्स हैं वो पैरासाइट्स का लोकेशन आपको पता है कि पैरासाइट्स बॉडी के अपर सरफेस पे हो सकते हैं और बॉडी के इन साइड में भी क्या हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन देयर बॉडी, ठीक है ना, होस्ट के बॉडी के लोकेशन के अकॉर्डिंग पैरासाइट्स को 2 पार्ट में बांटा गया, दैट इज कॉल्ड इक्टो पैरासाइट एंड अदर इज कॉल्ड इंडो पैरासाइट। इक्टो मीन्स क्या होता है, इक्टो मीन्स होता है आउटसाइड, मीन्स अगर पैरासाइट होस्ट बॉडी के आउटसाइड हो, मतलब बॉडी के ऊपरी सरफेस पे हो, जैसे मान लो कि मेरे बॉडी के सरफेस पे अपर सरफेस पे कोई है दैट इज कॉल्ड इक्टो होगा, लेकिन बॉडी के मेरे अंदर कुछ हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंडो। इससे सुनते हो ना इंडोस्कोप
इंडोस्कोपी मतलब अंदर से तुम्हारा क्या होता है, अंदर के जितने भी तुम्हारे इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसको जो हम लोग जांचने के लिए जो हम लोग स्कोपी कराते हैं, उसको जांचने के लिए जो हम लोग एक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, दैट इज इंडोस्कोपी। इंडो मीन्स अंदर, इक्टो मीन्स बाहर, ठीक है। तो ऐसे ही पैरासाइट्स कहाँ पे अवेलेबल है, बॉडी के आउटर सरफेस पे है या बॉडी के अंदर है, इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग पैरासाइट्स को जनरली दो पार्ट में बांटा गया, दैट इज कॉल्ड इक्टो पैरासाइट, अनदर इज कॉल्ड इंडो पैरासाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द इक्टो। इक्टो मीन्स एक्सटर्नल पैरासाइट्स, दे लिव ऑन द सरफेस ऑफ देयर होस्ट बॉडी। ऐसे पैरासाइट जो होस्ट बॉडी के कहाँ पे हो, होस्ट बॉडी के ऊपर हो, ठीक है ना, मीन्स द पैरासाइट विच विल बी दे लिव ऑन द सरफेस ऑफ देयर होस्ट बॉडी, ठीक है, होस्ट बॉडी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द इक्टो पैरासाइट्स। जैसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जो आप कुछ ऐसे पैरासाइट्स का आप खुद से सोचो जो होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हो, जैसे कि आप देखते हो लीचेज जो है, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था लीचेज का कि वो क्या होते हैं, जैसे मैं बताया था ना आपको, जैसे कभी आप जाते हो मछली उछली पकड़ने के लिए, तो क्या होता है, मछली पकड़ने के लिए जब तुम जाते हो तो आपके पैरों में क्या हो जाते हैं, लीचेज पकड़ लेते हैं, या फिर जो बफेलो होती हैं वो जनरली नहाने के लिए क्या होती हैं, पानी के अंदर ही जाती हैं, जहाँ पे क्या होता है गंदा सड़ा हुआ पानी होता है, और उसके अंदर जब वो जाती हैं तो जाने के बाद उनसे क्या, उनको क्या पकड़ लेता है, लीचेज पकड़ लेता है, तो वो पैरासाइट्स है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, बट कहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा, आउटसाइड द बॉडी सरफेस, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्टो पैरासाइट्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेड बग्स, जिसको खटमल हम बोलते हैं, तो अभी तो बहुत कम हो गए हैं, पहले ज्यादातर देखने को मिलते थे बेड बग्स। ये क्या होते हैं, जो आपके जो भी चरपाई होती है या फिर जो आपके बेड्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जब रात को आप सोते हैं तो आपके ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं, बट क्या अंदर जाके सक करते नहीं, बट ब्लड को आपके आउटर सरफेस से क्या करते हैं, सक करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इक्टो पैरासाइट्स है। इसके अलावा मॉस्किटो, इसे कौन नहीं जानता होगा, कौन नहीं जानता है जग में, क्या मॉस्किटो जी का नाम दिया लो, ठीक है। तो एज ए मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो के बारे में क्या है भाई, सबको जानता है कि एक्सटर्नल क्या है, पैरासाइट से बाहर से क्या करता है, फूड को लेता है, ठीक है। सुबह से लेकर शाम जैसे ही होती है, सुबह में दिन भर थोड़े देर शांत सोते हैं ये लोग, भाई साहब लोग, शाम होते होते अभी 4-5 बजेंगे तब तक ये अपना अटैक क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्टो पैरासाइट्स हैं। काफी अच्छे इक्टो पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन लाउंसेस जो है, ह्यूमन लाउंसेस जानते होंगे, जिसको हम लोग गांव में जू वगैरह कहते हैं, तो ह्यूमन लाउंसेस जो होते हैं वो काफी अच्छे पैरासाइट्स हैं। जनरली क्या होते हैं, जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं उनमें ह्यूमन लाउंसेस क्या होते हैं, जनरली ज्यादा क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, अच्छे इक्टो क्या होते हैं, इक्टो पैरासाइट्स होते हैं। इसके अलावा लीचेस जो होते हैं, छोटे छोटे जो उनके पार्ट्स हो, मतलब जो आपके जो जू होते हैं उनके छोटे छोटे और भी कुछ स्पीसीज है जिसको लीचेस कहा जाता है, वो भी क्या होते हैं, अच्छे क्या होते हैं, इक्टो पैरासाइट्स होते हैं, जो हमारे हेयर्स में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कसकुट्टा मैंने अभी बताया कि एक तरह का प्लांट्स होता है जो दूसरे प्लांट्स के क्या होता है, स्टेम के ऊपर क्या हो जाता है, आ जाता है, और उसके कसकुट्टा के पास एक स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट पाया जाता है, दैट्स रूट इज कॉल्ड सकिंग रूट। ऐसे रूट का नाम क्या होता है, सकिंग रूट। इसके पास एक रूट होता है जो क्या करता है, जिस स्टेम के ऊपर ये आकर के ये लैंड करेगा कसकुट्टा, वो कसकुट्टा, उस कसकुट्टा का जो रूट्स डेवलप होगा वो रूट्स कैसा होगा, सकिंग रूट होगा। वो क्या करेगा, मेन रूट को पेनिट्रेट करके और पेनिट्रेट करके उसके जाइलम और फ्लोएम से कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसे सकिंग रूट का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिया। पूछा भी जाता है, हिस्टोरिया इज अ टाइप ऑफ रूट विच इज प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाता है, हिस्टोरिया किस रूट, किस प्लांट में पाया जाता है, कौन से रूट का नाम हिस्टोरिया होता है, तो कसकुट्टा मींस अमरबेल के रूट का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिया, जो कि एक सकिंग रूट होता है, जो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि एज ए क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे क्या होते हैं, आ जाते हैं, जैसे विस्कम होता है, फिर ठीक है ना, लोनांथस होता है, या फिर रिफ्लेशिया होता है। ये सारे कुछ प्लांट्स हैं जो कि क्या होते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो इक्टो पैरासाइट आउटर सरफेस पे अवेलेबल होगा, आउट सरफेस पे पाया जाएगा। इंडो पैरासाइट्स पे अब आते हैं, ये क्या होगा, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, बॉडी सरफेस के क्या होगा, अंदर होगा, होस्ट बॉडी के अंदर पाया जाएगा, वो क्या होगा, इंडो पैरासाइट्स होगा। और जनरली जो ऐसे इंडो पैरासाइट्स होते हैं, दे विल बी डिजीज कॉजिंग। ये जनरली जो इंडो पैरासाइट्स होते हैं ना, जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं, बीमारी लाते हैं। और ऐसे इंडो पैरासाइट जो डिजीज फैलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैथोजेन। याद रखेंगे, द डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैथोजेन। जैसे जो पैरासाइट डिजीज को फैलाते हैं
ठीक है ना। ऐसे पैरासाइट्स का जनरली नाम क्या होता है, पैथोजेन। और जनरली पैथोजेंस जो होते हैं वो इंडो पैरासाइट्स ही होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इंडो पैरासाइट्स पैथोजेन होते हैं। जैसे द एग्जाम्पल ऑफ द इंडो पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक तरह का इंडो पैरासाइट्स है, जो मैंने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि प्लाज्मोडियम ड्यू टू द बीटिंग ऑफ मॉस्किटो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और प्लाज्मोडियम ब्लड में चला गया तो बॉडी के इनसाइड अंदर चला गया, तो एक इंडो पैरासाइट्स हुआ। और प्लाज्मोडियम फूड भी लेगा एंड कॉजिंग द मलेरिया, और मलेरिया भी क्या करेगा, फैलाएगा। पता है मलेरिया क्या होता है? मलेरिया इज द टाइप ऑफ ए फीवर इन विच द सडन क्रिएटिंग द हेवी कूल, मतलब हेवी चिल्ड एंड देन आफ्टर क्रिएट द लॉट्स ऑफ स्वेट्स। इसमें होता क्या है कि मलेरिया जब होती है तो आपको अचानक काफी तेज ठंडी लगने लगती है, और फिर अचानक आपको बुखार टूटता है, और काफी आपको स्वेट्स निकलता है, काफी आपको पसीना होता है। फिर वैसे ही घटनाएं होंगी, फिर ठंडी लगेगी, फिर ऐसे करके होता क्या है कि आपकी बॉडी की जो आरबीसीएस होती है, उस आरबीसीएस को ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिग्रेडेट करता है, और इसके वजह से आपके बॉडी के अंदर हेवी चिल्ड क्रिएट होता है, काफी ठंडी आपको लगती है। इसके अलावा बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड धीरे धीरे कम होते जाएगा, और फिर अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसके अलावा एक दूसरा पैरासाइट होता है, दैट इज कॉल्ड द trypanosoma. Trypanosoma is a type of also a parasites which is work as a disease which is called the sleeping sickness. एक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस। उस स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए एक तरह का पैरासाइट्स होता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा इज अ टाइप ऑफ ए पैरासाइट। ट्रिपेनोसोमा एक पैरासाइट्स होता है जो इंटरनल पैरासाइट्स होता है, और मनुष्य के शरीर में या ह्यूमन में वो एक बीमारी फैलाता है, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। जिसमें आपको काफी टायर्डनेस फील होती है, आपके बॉडी के अंदर काफी हरासमेंट होता है। इसके अलावा द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट कालाजार, जो कि एक पैरासाइट्स की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड लिस्मेनिया। लिस्मेनिया इज द टाइप ऑफ पैरासाइट। लिस्मेनिया एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, सॉरी प्रोटोजोआ बोल रहे हैं, बैक्टीरिया। लिस्मेनिया एक तरह का बैक्टीरिया है जो जनरली हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज क्रिएट करता है, और उस डिजीज का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कालाजार, विच इज ब्लैक फीवर, या फिर विच इज कॉल्ड द मेंटल फीवर, जिसको हम मस्तिष्क बुखार के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, और वो भी किसके थ्रू होती है, तो वो भी इंटरनल पैरासाइट्स के थ्रू होती है। इसलिए लिस्मेनिया एक प्रकार का पैथोजेन है, ट्रिपेनोसोमा एक तरह का क्या है, पैथोजेन है, एंड ऑल्सो द प्लाज्मोडियम इज अ टाइप ऑफ इंडो पैरासाइट एंड पैथोजेन। एस्कैरिस जो होते हैं, एस्कैरिस आपको आपके सर ने पढ़ाया होगा जब आप पढ़ रहे होंगे क्या, राउंड वर्म्स, वहां पे आपको बताया गया होगा। एस्कैरिस इज अ टाइप ऑफ ए राउंड वर्म विच इज क्रिएटिंग द डिजीज विच इज कॉल्ड एलिफेंथेसिस। ये एक डिजीज क्रिएट करता है, इसमें पैर क्या हो जाता है, काफी फूल जाता है, सूज जाता है, और उस डिजीज का नाम क्या होता है, एलिफेंथेसिस। ठीक है, जिसमें पैर काफी सूज जाता है, स्किन काफी रफ हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एलिफेंथेसिस, को हाथी पांव के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये भी एक तरह का एस्कैरिस एक पैथोजेन से। टैप वर्म, लिवर फ्लूक, ये भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एक तरह के वर्म्स होते हैं, दैट्स क्रिएटेड सम डिजीज, एंड दिस ऑल आर नोन एज द इंडो पैरासाइट्स। मीन्स यू कैन बी से दैट लोकेशन के अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स हुए, इक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट उतना हार्म नहीं पहुंचाते हैं जितना कि क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट क्रिएट करते हैं, और इसलिए इंडो पैरासाइट को जनरली हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैथोजेन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं the next topic is that difference between the saprophytes and क्या, पैथोजेन। सैप्रोफाइट्स और पैथोजेन में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि कभी कभी हमें यह लग जाता है कि सैप्रोफाइट्स ही क्या पैथोजेन में कुछ सिमिलरिटी है। कहते हैं कि कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं कि सैप्रोफाइट्स और पैथोजेन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला, जो आपके सैप्रोफाइट्स हैं, दे कैन बी ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो आपके सैप्रोफाइट्स हैं वो अपना फूड को लेने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर यूज करते हैं। वैसे ही जो पैथोजेंस हैं वो अपने फूड को लेने के लिए लिविंग मैटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट यूज करेंगे, और वो क्या करेंगे, लिविंग कंपोनेंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। दूसरा, जो सैप्रोफाइट्स होंगे दे कैन डू द एक्सटर्नल डाइजेशन। जो सैप्रोफाइट्स होंगे वो अपना डाइजेशन एक्सटर्नल करेंगे, मतलब आउटसाइड द बॉडी फूड डाइजेशन करेंगे, जो मैंने अभी आपको पूरा डिस्कस किया था। एंड देन आफ्टर द पैरासाइट्स जो होते हैं वो फूड का डाइजेशन इनसाइड द बॉडी करते हैं, बॉडी के क्या करते हैं, अंदर करते हैं। मीन्स वो अपने फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सक कर लेंगे, और अंदर ले जाकर के उसे क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। वे बाहर उसे सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में नहीं डिग्रेडेट करने वाले हैं। The third point is that the saprophyte is called the scavenger of the environment। आपको मैंने बताया था इन्वायरमेंट का फ्रेंड कहा जाता है, इसके अलावा फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंड कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है। बट यू कैन बी से दैट द पैरासाइट्स विल बी नॉट बी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन, दे विल बी हार्मफुल, दे कैन डिजीजिंग द
दे कैन क्रिएट द डिजीज कॉजिंग एजेंट। जो पैरासाइट्स हैं वो डिजीज कॉजिंग क्या होने वाले हैं, एजेंट होने वाले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं चौथा में। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होने वाले हैं। आपको पता हो गया है कि जो पैरासाइट्स हैं उसमें मशरूम हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड्स हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पैरासाइट्स में आपके कितने सारे एग्जाम्पल है, कसकुट्टा है, रिफ्लेशिया है, बेड बग है, ठीक है, या फिर लीचेज है, टैपवर्म्स है, लिस्मेनिया है। तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, इजिली डिफाइन कर सकते हो। तो दैट इज द इनफ फॉर द टू टॉपिक विच इज द first topic is that saprophytic nutrition and second is that parasitic nutrition. In the third, the last topic of the heterotropic mode of nutrition is that holozoic nutrition. तो सबसे लास्ट टॉपिक holozoic nutrition भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक होने जा रहा है दैट इज कॉल्ड द होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में बात करते हैं हम लोग। होलोजोइक इज द ऑल्सो टाइप ऑफ ग्रीक वर्ड। होलोजोइक एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स होलोस मीन्स होता है दैट इज कॉल्ड होल एंड जोन मीन्स होता है दैट इज कॉल्ड द एनिमल्स। मीन्स दोज टाइप ऑफ एनिमल्स विच टेक द होल plant, which take the food in the form of whole plant, whole animal and their plants bodies, that type of nutrition is called holozoic nutrition. होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, होलोजोइक एक ग्रीक वर्ड है। होल मीन्स क्या होता है, होल मीन्स होता है दैट इज कॉल्ड होल, जो कि क्या होता है, होल मीन्स क्या, पूरा, एंड जोन मीन्स क्या होता है, एनिमल्स। मतलब वैसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल्स को क्या है, दूसरे एनिमल्स को पूरा क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल्स को पूरा क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, या उसी एनिमल्स के उसी एनिमल्स के पार्ट्स को क्या करते हैं, सॉलिड के फॉर्म में ही क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को होलोजोन्स कहते हैं, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मींस आप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को सॉलिड फूड मटेरियल के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। जैसे मुझे किसी प्लांट को खाना है, तो मैं एक क्या हूं, मैं एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाला स्पीसीज हूं। तो मैं उस प्लांट को कैसे खाऊंगा, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में मैं उसको खाने के लिए क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। तो दैट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द स्पीसीज ऑब्टेन देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें स्पीसीज फूड को सॉलिड फॉर्म में ही क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो दैट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा जाता है कि जो भी स्पीसीज होते हैं वो स्पीसीज अपने फूड को कैसे लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ होल प्लांट, जिसको खाना होगा उसके पूरे प्लांट को ही खा जाएंगे, या फिर होल एनिमल्स, या फिर एनिमल्स को पूरा खाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर क्या देयर पार्ट्स, या फिर उस प्लांट के क्या करेंगे, पार्ट्स के खाने के लिए यूज करेंगे। इसे मैं एक होलोजोन्स हूं, तो मैं खाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं खाने के लिए किसी प्लांट का पूरा यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग मूली खाते हैं, तो मूली का हम उसका सब कुछ खा सकते हैं, उसका रूट्स खा सकते हैं, उसका स्टेम खा सकते हैं, सब कुछ खाते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट, ऐसा नहीं कि सारे प्लांट्स को हम पूरा खाते हैं, उसके कुछ हम पार्ट्स को भी खाते हैं। जैसे अगर मुझे आम खाना है तो मैं आम का पूरा पार्ट नहीं खाऊंगा, मैं आम का क्या करूंगा, उसके किसी एक पार्ट, उसके फ्रूट्स को खाने के लिए क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द स्पीसीज दे कैन ऑब्टेन देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल। ये ज्यादा आप याद रखिएगा कि जो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें स्पीसीज अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं, वो उसको चेंज नहीं करते हैं। देन आफ्टर जो सॉलिड फूड यूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माउथ, वे फूड को कहां से लेते हैं, तो दे कैन ऑब्टेन देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ, एंड बाय यूजिंग द माउथ दैट्स मीन्स इंजेक्शन, एंड दैट्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इंजेक्शन न्यूट्रिशन। कहता है कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो अपने खाने के लिए मुंह का यूज करते हैं। तो जिस न्यूट्रिशन में माउथ का यूज किया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे इंजेक्शन और इजेक्शन दोनों में अंतर है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंजेक्शन, ये क्या है, इंजेक्शन। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इंजेस्टिंग न्यूट्रिशन। इसमें चूंकि फूड का यूज किया जाता है, और फूड का मैं बोल रहा हूं, इसमें हम माउथ का क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं, और माउथ का जिस न्यूट्रिशन में यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, इंजेक्शन, IN से लिखा जाता है, और इजेक्शन मैं आगे बात करूंगा वो ई से लिखा जाता है। इंजेक्शन मतलब फूड को माउथ तक लेकर के जाना, तो इस प्रोसेस में फूड को माउथ में लेके जाना है। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इंजेस्टिंग न्यूट्रिशन कहते हैं।
आफ्टर द इंजेस्टिंग नाइट्रोजन, जब फूड को जो ऑर्गेनिम्स जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन करना है, जब वो फूड को माउथ तक लेके जाएगा तो माउथ में जाने के बाद दे विल बी गोज इनसाइड द बॉडी, देन आफ्टर दे विल बी डिग्रेडेटेड। अब उस फूड को अंदर भेजने के बाद दे विल बी डिग्रेडेटेड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, दैट्स आफ्टर डूइंग द डाइजेशन। मींस होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले फूड को माउथ में लेकर के जाएगा, फिर माउथ में लेके जाने के बाद उसे कहां भेजा जाएगा, इनसाइड द स्टोमक वेयर विल बी डाइजेस्टेड, जहां पे उसको क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। एंड आफ्टर द डाइजेस्टेड विच इज डाइजेस्टेड, जब डाइजेस्ट किया जाएगा, देन आफ्टर एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडी सेल, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो बॉडी के जो सेल्स होंगे उसे अपने काम के लिए क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो उनका प्रॉपर काम होगा उसके लिए यूज करेंगे। इससे प्रोटीन होगा तो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा तो एनर्जी फॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे, फैट होगा स्टोरेज के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड को माउथ तक लेके जाएंगे, माउथ का यूज किया जा रहा है, सो इसका नाम क्या है, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी है। मतलब होलोजोइक का दूसरा नाम क्या है, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी है। माउथ तक जाने के बाद उसे डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक में भेजा जाएगा तो डाइजेशन होगा सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। जब सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो बॉडी सेल एब्जॉर्ब करेंगे, दैट मींस एब्जॉर्प्शन होगा। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन द फूड इज यूज्ड, अब फूड का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा फॉर बॉडी वर्क, जिस काम के लिए काम उसका है वहां यूज किया जाएगा, दैट मींस एसिमिलेशन, उसका नाम क्या होगा, एलिमिनेशन, एसिमिलेशन होगा। एंड दोज फूड विच इज नॉट बी डाइजेस्टेड, जो फूड अब इसमें यूज नहीं किया जाएगा, जिसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, या जो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, उस फूड को बॉडी स्टोर करके नहीं रखेगा, दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड द इंजेशन। तो अब दोनों में डिफरेंस समझिए, इंजेशन, इंजेशन दैट इज कॉल्ड फूड को माउथ तक लेके जाना, इंजेशन दैट मींस फूड को बॉडी सरफेस से बाहर निकालना। तो इसका मतलब कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप आ गए, तो मुंह फूड को माउथ तक लेके जाना तो इंजेशन हो गया, ठीक है। दूसरा उसको डाइजेस्ट किया गया, डाइजेशन हो गया। तीसरा उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बॉडी सरफेस को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन हो गया। एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन हो गया। और जो फूड नहीं बना, जो फूड डाइजेस्टेड ही नहीं हो, उसे बॉडी से निकाला गया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। दैट मींस अगले टॉपिक में मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं स्टेप इन केस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये आपका पूरा टॉपिक जब चलेगा, जिसमें मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन के बॉडी सरफेस, ह्यूमन के बॉडी में जब न्यूट्रिशन किया जाता है तो इस न्यूट्रिशन को ह्यूमन में कितने कैटेगरी में किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको यहां पर भी कर दी। आगे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता किस में है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जनरली पाया जाता है किसमें, ह्यूमन में पाया जाता है, जितने एनिमल्स हैं सब में पाया जाता है। जनरली आपके जो भी आपके काऊ हैं, बेफेलो है, डॉग है, कैट्स है, रैबिट्स हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, वे सारे एनिमल्स में जनरली क्या पाया जाता है, जनरली होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, पाया जाता है। जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जनरली जो मैक्रो एनिमल्स हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं, उन बड़े एनिमल्स में जनरली क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट में भी पाया जाता है। अब कहते हैं कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले और एनिमल्स हैं, वो अलग अलग तरह के फूड का क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो सॉलिड फूड के फॉर्म में ग्रीन प्लांट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो फूड के फॉर्म में ग्रीन प्लांट्स का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दैट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। तो इसका मतलब कि आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो आपके एनिमल्स हैं उनको 3 क्राइटेरिया में बांटा गया है, दैट इज कॉल्ड द हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑल्सो द ओमनिवोरस। हर्बीवोरस जो भी ऑर्गेनिजम्स फूड को अपने ग्रीन प्लांट के फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर जो क्या करते हैं, जो आपके ग्रीन प्लांट्स वाले फूड यूज करते हैं, या फिर जो आपके ग्रेन्स वगैरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। दे विल बी आपके क्या, दे विल बी अनदर स्पीसीज विच इज कॉल्ड कार्निवोरस, विच आर बी मीट ईटर, जो कि आपके मीट वगैरह खाते हैं, या फिर फ्लैश ईटर जो एनिमल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्निवोरस। एंड द लास्ट इज दैट ओमनिवोरस, विच आर बी बोथ, मीन्स दे विल बी क्या, वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन, मतलब दोनों का मिक्सचर है। मीन्स कुछ क्या करते हैं, फूड को भी फूड के फॉर्म में, मतलब कुछ ग्रीन प्लांट्स भी खा लेते हैं, कुछ मीट वीटर भी मिला तो खा लिए। जैसे हम लोग क्या है, ओमनिवोरस है। एक क्रॉ क्या है, ओमनिवोरस। एक जैकल क्या है, ओमनिवोरस है, ठीक है। तो ये क्या है, जैकल बोले सॉरी, आपके जो ये डॉग्स हैं वो क्या है, ओमनिवोरस है। तो जो भी ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर और कार्निवोर, मतलब जो आपके हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों मिलाकर के खाना यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओमनिवोरस। दैट इज द 1 slot वीडियो फॉर द हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब
आपके पास 2 वीडियोस हो गए, एक फोटोसिंथेसिस का 1 स्लॉट एंड दैट इज कॉल्ड द हेक्टोट्रॉपिक का 1 स्लॉट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ दूसरी बातों पे। बात यह है कि मैंने अपना जितने मेरे पास कंटेंट थे, मैं हमेशा आपके साथ उतने कंटेंट के साथ हमेशा जुड़ते रहता हूं। मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे कंटेंट को, जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के कंटेंट हैं, आप उसके साथ जरूर मैच करें। आप देखें कि क्या सुमेश सर जो आपको दे रहे हैं उस कंटेंट में और एक कोटा के कंटेंट में, एक एलन के कंटेंट में, एक करियर पॉइंट के कंटेंट में, एक आकाश के कंटेंट में जो क्लास 10th के इंस्टीट्यूट की प्रिपरेशन कराते हैं, एक वेदांतु के कंटेंट में, क्या सुमेश सर के कंटेंट और वेदांतु के कंटेंट में कुछ का अंतर है? ऐसा तो नहीं कि सुमेश सर जो है वो सिर्फ टाइम को क्लीन करने के लिए आते हैं। तो आप अपने कंटेंट को बेशक मैच कीजिए। आप देखिए कि ये संकल्प एकेडमी प्लस आपको किस लेवल तक लेकर के जा रहा है। अगर मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, अगर उसमें कहीं कमी दिखती है, वो भी आप मुझे जरूर बताएंगे। और बेशक मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरा कंटेंट जो है वो कहीं से भी किसी तरह से कम नहीं रहता है। आप बेशक कंसंट्रेट होकर के बातों को सुने, ठीक है। और जब आप बातों को एक बार 2 बार अच्छे से सुनोगे तो आपको ये लग जाएगा कि नहीं, आपने जो बायो का स्टडी किया वो बायो का स्टडी कहीं से भी कम नहीं है। आप अपने सबसे पहले आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव बुक्स ले लीजिए। जैसे आप दिनेश के ऑब्जेक्टिव बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं, एस चंद के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्री फाउंडेशन में अगर आप डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास अच्छे अच्छे बुक्स हैं। जैसे अगर आप प्री फाउंडेशन में बुक्स को सर्च करना चाहते हैं तो आप एमटीजी के ऑब्जेक्टिव बायो के बुक्स को सर्च सॉल्व कीजिए। देखिए फिर आपको कि आपकी जो बायो की टॉपिक है वो आपकी बायो की टॉपिक कहां तक आपको लेकर के जाती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एमटीजी जो होता है वो 10th में आपको मेडिकल की प्रिपरेशन कराती है। तो जब वहां क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सर ने जो बताया था वो मेडिकल लेवल तक है। फिर आपको एक इंटरेस्ट आएगा। कभी भी जो आपकी एम है वो एम की शुरुआत आप 9-10 से ही शुरू कर देंगे। अब आप सोचिए कि पहले मैं 10th पास करूंगा फिर मैं सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। नहीं, पहले आप सोचिए कि आपको करना क्या है। आप उस डायरेक्शन में वर्क कीजिए, आप उस डायरेक्शन में फोकस कीजिए। आप बेशक सारे सब्जेक्ट को पढ़िए क्योंकि 10th में जरूरी है, लेकिन आपका डायरेक्शन किधर है उस तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो आई होप आपको लेक्चर काफी अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद से मैं नेक्स्ट बात आपके साथ ये करने वाला हूं कि अगर आपको मेरे चैनल अच्छे लगते हैं, मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो आप बेशक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ थैंक्स। और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि ये चैनल नया है। जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ही ज़्यादा हम अपने अच्छे कंटेंट और अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकेंगे। हम लोग बेशक गांव के क्षेत्र से वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की फीलिंग्स है वो यही है कि हमें किसी से कम नहीं रहना है। आपका साथ है, मैं हमेशा आपके लिए अग्रसर तैयार हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यही कंप्लीट करता हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में आने वाला हूँ स्टेप फॉर द होलोजोइक न्यूट्रिशन, मीन्स वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। और आपका न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नीट में और आपके सीबीएसई एग्जाम में